Hello and welcome everyone. Good evening dear students. Very good evening to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर। डियर स्टूडेंट्स, हमें काफी दिन हो गए ब्रीडिंग के क्वेश्चंस करते हुए और काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए ब्रीडिंग के और जेनेटिक्स के, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने वो सेशन वॉच कर लिए होंगे। अभी जो विद्यार्थी नए हैं सेशन पे और जिन्होंने वॉच नहीं किए प्रीवियस सेशन, तो हमने 3 सब्जेक्ट को टारगेट करके सेशन कर लिए हैं, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इसके साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग्स एंड जेनेटिक्स। इसके हमने 10 सेशंस कर लिए तीनों को मिला करके, और आज हम लोग 11वां सेशन जो है वो हमारा सॉइल साइंस को डेडिकेटेड रहेगा। आज के सेशन में हम लोग सॉइल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को वॉच कर रहे हैं और उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर के पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हर एक यूपी SSC AGTA की प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी उस तक ये सेशन पहुंचे। चलिए, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इन डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अगर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग इनको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट एग्री विद _ ललित सर, टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर और आपका यूट्यूब अकाउंट यानी कि एग्रीकल्चर विद ललित सर। इनको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहां पर सारे के सारे एग्री रिलेटेड अपडेट्स और क्लासेस के लिंक्स वगैरह आप लोगों को मिलते रहते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, Which process is responsible for accumulation of material in bee horizon? बी संशस्त्र में सामग्री के संचय के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? यानी कि बी होरिजन के अंदर आकर के यानी कि मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाना। तो ये एक्यूमुलेशन होने की जो प्रोसेस है उसे अपन क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन कहता है कि उसे इल्यूविएशन कहा जाता है, और बी नंबर ऑप्शन कहता है कि उसे आइलुविएशन कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन कहता है कि उसे कार्बोनेशन कहा जाता है, और डी नंबर ऑप्शन उसे कहेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन कहा जाता है। देखो, यहां से कई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी डियर स्टूडेंट। पहले तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए सॉइल प्रोफाइल के बारे में, ठीक, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों को पता होना चाहिए यानी कि सॉइल होरिजन के बारे में, सॉइल होरिजन के बारे में। और तीसरा आप लोगों को यानी कि सॉइल होरिजन के अंदर उनका किस किस तरीके से यानी कि सॉइल होरिजन बनते हैं और कहां कहां पर पाए जाते हैं, इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि देखो, सबसे पहले तो आता है सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका, है ना। सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका। देखिए, अगर हम लोग बात करें मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, है ना। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल ही आपका क्या कहलाता है, यानी कि सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। वर्टिकल सेक्शन यानी कि ऊर्ध्वाधर जो कटान होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल कहेंगे डियर स्टूडेंट, है ना। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नॉन एज सॉइल प्रोफाइल। अब इस सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलती है ना, डिफरेंट लेयर्स आपको देखने को मिलती है। इन लेयर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं, संशस्त्र कहते हैं। इंडिविजुअल लेयर्स आपको सॉइल के अंदर इस मृदा परिच्छेदिका की प्रोफाइल के अंदर देखने को मिलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, होराइजन कहते हैं। अगर देखिए डियर स्टूडेंट, यानी कि होराइजन की बात करें हम लोग तो 5 मास्टर ओरिजन है, OAEBC। आपसे पूछ ले मास्टर होराइजन जो है वो कितने हैं, है ना। आपसे मास्टर होराइजन पूछ ले तो मास्टर होराइजन कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपरी ऊपर कौन होता है, ओ होता है। ओ होराइजन जो होता है वो फॉरेस्ट रीजन के अंदर आपको जनरली देखने को मिलता है, या जहां पर यानी कि आप लोगों की वर्जिन सॉइल होती है वहां पर ओ होराइजन जो है वो देखने को मिलता है। उससे नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को ए दिखने को मिलेगा, ओ ए। फिर आप लोगों को यानी कि बी होराइजन देखने को मिलेगा।
फिर आप लोगों को यानी कि सी होराइजन जो है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद में आर आ जाता है यानी कि बेड रॉक्स वगैरह आ जाती है। तो ये आप लोगों को ए और बी के बीच में ये लेयर्स आपको दिखाई देती है, या ये आपका सब होरिजन जो है उसे अपन क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बी सशस्त्र के अंदर, किसके अंदर भाई, बी सशस्त्र के अंदर संचय हो जाना, यानी कि देखो इल्यूविएशन और आइल्यूविएशन दो शब्द हैं। इल्यूविएशन का मतलब तो होता है यानी कि वॉश आउट हो जाना, इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है, वॉश आउट हो जाना। तो इसके अंदर से तो वॉश आउट हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वॉशिंग आउट हो रहा है, निकल करके जा रहा है। इस होरिजन को हम लोग एल्यूविएशन वाला जो होरिजन है हमारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल होरिजन भी बोल देते हैं, सॉरी। तो निकल करके कहां से जा रहा है, ए होरिजन के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, इल्यूविएशन की प्रोसेस हो रही है। यहां इस होरिजन ए होरिजन को जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं, मिनरल होरिजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिनरल होरिजन। और आइल्यूविएशन का मतलब होता है वॉश इन, आइल्यूविएशन का मतलब होता है वॉश इन। वॉश इन यानी कि जो यानी कि घुल करके आया है वो आकर के डिपॉजिट हो जाता है कि आइल्यूविएशन की प्रोसेस में, और ये आपको देखने को मिलती है बी होरिजन में। यानी कि बी होरिजन में आइल्यूविएशन हो रहा है, इल्यूविएशन का मतलब वॉश इन होना, और इल्यूविएशन का मतलब है यानी कि वॉश आउट होना। यही तो पूछा था, बी होरिजन में आकर के जमना ही क्या कहलाता है, ये आपका डियर स्टूडेंट इल्यूविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि इल्यूविएशन कहलाता है। यहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी कि डिफरेंट जो हमारे मिनरल्स हैं, है ना, तो इसे अपन यानी कि क्या बोल देते हैं, डिपोजिशनल ओरिजिन भी बोल देते हैं। बी के अंदर आके चीजें जम रही है ना, इकट्ठी हो रही है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, डिपोजिशनल ओरिजिन भी बोल देते हैं। इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे डियर, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इल्यूविएशन का बाहर निकलना, आइल्यूविएशन का आकर के जमना। तो बाहर निकलना इल्यूविएशन ये होगा ए होरिजन में, जमना होगा किसके अंदर, बी के अंदर। तो ये आप लोग दोनों के दोनों याद रखेंगे, बड़ी ही दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। राइट आंसर इसका रहेगा आप लोगों का जमना है तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल होराइजन ए ई एंड बी टुगेदर इज कॉल्ड एज, मृदा संशस्त्र ए ई बी को एक साथ क्या कहा जाता है, AEB को सॉइल सोलम कहते हैं, एपिपेडोन कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सॉइल होरिजन जो AEB है, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है, देखिए डियर स्टूडेंट बताइए आंसर। सॉइल होरिजन AEB को मिलाकर के क्या कहा जाता है, दो क्वेश्चन यहां समझने को मिलेंगे और बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोनों के दोनों। देखिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो देखो AEB, ए मेन तो आपके होरिजन कौन से हैं, ए और बी। ई तो आपका ट्रांजिशन के अंदर आ जाता है। तो ए, ई और बी तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, सॉइल सोलम बनाते हैं। ए, ई, बी मिलकर के क्या बनाते हैं, या अगर आपसे ऐसा भी पूछ लेता नहीं, ए और बी मिलकर के क्या बनाते हैं, तब भी वो क्या बनाते हैं, सॉइल सोलम बनाते हैं, है ना। ए, ई, बी पूछ लिया तब आपका क्या हो जाएगा, सॉइल सोलम हो जाएगा। इसे ट्रू सॉइल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ट्रू सॉइल। आपसे पूछ ले ट्रू सॉइल यानी कि वास्तविक मृदा का निर्माण जो है वो कौन से होराइजन के मिलने से होता है, या ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है ए प्लस बी होरिजन जब मिल जाता है या AEB मिल जाता है तो आपका सॉइल सोलम का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, सॉइल सोलम वाला। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तब आप बोल देंगे AB। अब आपसे पूछ लिया सॉइल सोलम का फॉर्मेशन कैसे होगा या सॉइल सोलम का निर्माण कैसे होगा, जब AEB मिल जाएंगे या AB मिल जाएंगे तो सॉइल सोलम का निर्माण हो जाएगा। राइट आंसर जो है वो आपका क्या कहलाता है, बी नंबर ऑप्शन कहलाएगा, सॉरी ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा याद रख लेना, एक होता है रिगोलिथ,
एक क्या होता है, रिगोलिथ। रिगोलिथ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों होरिजन मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, रिगोलिथ का निर्माण करते हैं। यानी कि अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल जो है वो भी ऐड हो जाएगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, यानी कि रिगोलिथ कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे, रिगोलिथ कहेंगे। एक डियर स्टूडेंट और होता है रिगोसोल। एक और क्या होता है, रिगोसोल। ये सारे तीनों चारों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा रिगोलिथ में क्या होगा, रिगोसोल में क्या होगा, सॉइल सोलन में क्या होगा, ट्रू सॉइल में क्या होगा। तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर होराइजन नहीं पाए जाते हैं, संशस्त्र नहीं पाए जाते हैं, ऐसी मृदा जिसके अंदर सशस्त्र नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपन रिगोसोल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रिगोसोल। सशस्त्र नहीं पाए जाते हैं। तो सशस्त्र किसके अंदर नहीं पाए जाते, डेजर्ट्स के अंदर, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। तो आपकी डेजर्ट के अंदर आपको कोई भी या डेजर्ट जो सॉइल होती है उसके अंदर कोई भी होराइजन देखने को नहीं मिलता, अर्थात उसे क्या कहा जाएगा, रिगोसोल। आपसे पूछ लिया जाता है रिगोसोल उपस्थित होता है कौन सी मृदा में, तो आपका आंसर क्या होगा, रिगोसोल प्रेजेंट होगा सर डेजर्ट सॉइल के अंदर। कहां पर प्रेजेंट होगा, डेजर्ट सॉइल के अंदर, यानी कि प्रेजेंट होगा रिगोसोल। क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर तो ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू सॉइल डेवलप्ड बाय सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज कॉल्ड। मृदा निर्माण कारक द्वारा विकसित वास्तविक मृदा को क्या कहते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम लोग समझा के आए हैं। एक तो रिगोलिथ कहा जाएगा, ये कहता है सोलम कहा जाएगा, ये कहता है पेडोन कहा जाएगा, ये कहता है प्रोफाइल कहा जाएगा। तो भाई किसे बोलेंगे, बता दो। किसे कहा जाएगा, चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। देखो राइट आंसर, ट्रू सॉइल डेवलप किससे होती है, सॉइल सोलम से ट्रू सॉइल का निर्माण होता है। प्लस यानी कि ए प्लस बी होराइजन मिलता है या ए प्लस ई प्लस बी मिलते हैं, तो आपका किसका निर्माण होता है, सोलम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोलम का निर्माण होता है। पेडोन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सॉइल की, छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल, क्या कहलाती है, पेडोन कहलाती है। क्या कहलाती है, पेडोन कहलाती है। और पेडोन का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर के 10 mm होता है। पेडोन का आकार पूछ ले तो वो कितना होता है, 1 से 10 mm होता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, 3D होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, 3D होते हैं। इसके अलावा और पूछ ले कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। कैसे होते हैं, हेक्सागोनल। तो आपसे पूछ ले पेडोन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सॉइल की। इसके अलावा इसका आकार क्या है सर, 1 से 10 mm होता है। इसके अलावा पूछ ले ये कैसी स्ट्रक्चर है, 2D है 3D है, तो आप लोगों का 3D है। ये कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, यानी कि षटगुणित होता है। और ये आपका पेडोन के बारे में है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल पूछ ले तो वो भी कौन सा हो जाएगा, पेडोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पेडोन हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल या अपर सरफेस विच यूज्ड टू सॉइल, यानी कि स्टडी, सॉइल स्टडी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो भी हम लोग पेडोन का यूज करते हैं। या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉइल विच इज यूज फॉर सॉइल स्टडी दैट इज कॉल्ड, यानी कि पेडोन, वो भी आपका क्या कहलाएगा, पेडोन कहलाएगा। तो इसका आंसर तो सी नंबर है। प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया था। प्रोफाइल हम लोग मृदा प्रच्छेदिका किसे बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल किसे बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, यानी कि मृदा की ऊर्ध्वाधर जो कटान है जिसके अंदर अलग अलग परतें आपको देखने को मिलती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। मृदा की ऊर्ध्वाधर कटान जिसके अंदर विभिन्न परतें देखने को मिलती है, उसे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। इसके अलावा रिगोलिथ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर बनेगा सी। Next question. Horizon which is formed as a result of pedogenic process have distinct property is called. भाई सशस्त्र जो पेडोजेनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है और उसके अंदर क्या है, विशिष्ट गुण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ भी है। भाई सशस्त्र, ऐसे सशस्त्र जिनका निर्माण पेडोजेनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और जिनके अंदर यानी कि कुछ विशेष करैक्टर देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें होराइजन कहा जाएगा, उन्हें डायग्नोस्टिक होराइजन कहा जाएगा, उन्हें ए होराइजन कहा जाएगा, या उन्हें क्यू होराइजन जो है वो कहा जाएगा। बताइए भाई।
बताओ, जो पेडोजेनिक प्रक्रिया के द्वारा। देखिए राइट आंसर की ओर अगर हम लोग पढ़े तो सॉइल के जो होरिजन होते हैं ना, होराइजन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जेनेटिकल होराइजन होता है, जेनेटिक होराइजन, और एक होता है डायग्नोस्टिक होराइजन। क्या होता है? डायग्नोस्टिक होराइजन। इन डायग्नोस्टिक होराइजन को कहा जाता है इपीपेडोन। क्या कहा जाता है? इपीपेडोन। इन्हें क्या कहा जाता है? इपीपेडोन कहा जाता है, या इन्हें और किस नाम से जानते हैं? सरफेस डायग्नोस्टिक ओरिजन, डायग्नोस्टिक होराइजन के नाम से जानते हैं, या इसे किस नाम से जानते हैं? सरफेस डायग्नोस्टिक होराइजन के नाम से। देखो इस एपिपेडोन या सरफेस डायग्नोस्टिक जो होरिजन है, इसका मतलब क्या है? इपीपेडोन, इपीपेडोन, इपी मतलब अपर, इपी मतलब अपर, और पेडोन का मतलब आपको पता ही है, पेडोन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल, जिसका हम लोग ऑफ सॉइल जो हम लोग स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो अपर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल है वही एपिपेडोन है। ये एपिपेडोन जो होता है ये ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? ग्रीक भाषा का शब्द है आपका कौन सा? एपिपेडोन। तो पेडोजेनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनेंगे और जिसमें विशेष करेक्टर होंगे उन्हें डायग्नोस्टिक ओरिजिन कहा जाएगा, और डायग्नोस्टिक जो ओरिजिन होता है उन्हें इपीपेडोन कहा जाता है। इपीपेडोन का मतलब इपी बोले अपर, और यानी कि पेडोन बोले तो आपको पता ही है जिसका साइज 1 से 10 mm हो, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉइल विच इज यूज फॉर द स्टडी, है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है? डायग्नोस्टिक ओरिजिन कहलाता है। डियर राइट आंसर की बात करेंगे बी नंबर ऑप्शन, है ना। 9 एपिपेडोन प्रेजेंट है। अलग अलग एपिपेडोन की बात करें, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, मौलिक का नाम सुना है तो ये डायग्नोस्टिक ओरिजिन है। अम्ब्रिक का नाम सुना है तो ये भी आपका कैसा ओरिजिन है? डायग्नोस्टिक ओरिजिन है। ऑक्रिक का नाम सुना है, ये भी आपका कैसा ओरिजिन है? ये भी डायग्नोस्टिक ओरिजिन है। हिस्टिक का नाम सुना है, ये भी आपका कैसा ओरिजिन है? डायग्नोस्टिक ओरिजिन है। फॉलिस्टिक का नाम सुना है तो ये फॉलिस्टिक भी आपका कैसा है? डायग्नोस्टिक ओरिजिन है। इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेसेरिक नाम सुना होगा, प्लेजन नाम सुना होगा, है ना। ग्रेसेरिक नाम सुना होगा, प्लेजन नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो प्लेजन हो गया, मौलिक, अम्ब्रिक, ऑक्रिक, हिस्टिक, फोलिस्टिक, ग्रेसेरिक और प्लेजन, और इसके अलावा मेलेनिक, एक होता है मेलेनिक। 9 एपिपेडोन होते हैं। कितने हो गए ये? 3, 3, 6 और 2, 8, और एक होता है एंथ्रोपिक। एक याद कर लेना, एंथ्रोपिक। मौलिक, दूसरा होता है अम्ब्रिक, अम्ब्रिक, और तीसरा होता है ऑक्रिक। ये नाम है भाई, याद कर लेना, बताऊंगा इसके बारे में। हिस्टिक, इसके अलावा पॉलिस्टिक, पॉलिस्टिक, इसके अलावा ग्रेसरिक, इसके अलावा प्लेजन, इसके अलावा मेलेनिक, इसके अलावा एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक। ठीक है, ये 9 आपके डायग्नोस्टिक ओरिजिन है। ये 9 क्या है? डायग्नोस्टिक ओरिजिन, डायग्नोस्टिक ओरिजिन। कौन कौन से? मौलिक, अम्ब्रिक, ऑक्रिक, हिस्टिक, फॉलिस्टिक, ग्रेसेरिक, प्लेजन और मेलिक, और इसके अलावा आपके एंथ्रोपिक। क्लियर? जिसके अंदर बेस सैचुरेशन यानी कि आधार संतृप्तता, बेस सैचुरेशन, सार संतृप्तता, बेस सैचुरेशन 50% से क्या हो? ज्यादा। ये इसका विशेष करेक्टर है। ये इसका क्या है? विशेष करेक्टर। वो कौन सा डायग्नोस्टिक ओरिजिन होगा? वो आपका मौलिक होगा। जिसके अंदर बेस सैचुरेशन, क्षारीय संतृप्तता 50% से क्या हो? कम हो, वो आपका कैसा ओरिजिन होगा? अम्ब्रिक होगा। जिसके अंदर ऑक्रिक, अपन किसे बोलेंगे भाई? ऑक्रिक किसे बोलेंगे? जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका 1% से कम हो,
वो कैसा हो जाएगा, ऑक्रिक हो जाएगा। जिसके अंदर हिस्टिक किसे बोल देंगे, जिसके अंदर 20 से 30% के लगभग आपको क्या है, ऑर्गेनिक मैटर देखने, ये वैसे बहुत ही रेयर देखने को मिलती है ऐसी कंडीशन आप लोगों को, तो ये आप लोग याद रख लेना। जहां पर ऑर्गेनिक मैटर 20 से 30% होगा तो वो आपका कैसा ओरिजिन हो जाएगा भाई, 20 से 30% वाला होगा, वो आपका हिस्टिक के अंदर आएगा, हिस्टिक डायस्टिक ओरिजिन के अंदर आएगा। पॉलिस्टिक के अंदर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर 8 से 16 के अगर बीच में होगा तो वो किसके अंदर आएगा, पॉलिस्टिक के अंदर आएगा। ग्रेसेरिक की अगर हम लोग बात करें तो जहां पर सैंड आपको देखने को मिलेगा वो आपका ग्रेसेरिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन होगा। और जहां कंटिन्यू मैन्योरिंग आप लोग करते रहते हैं तो कंटिन्यू मैन्योरिंग जो है वो आपकी कौन से ओरिजिन के अंदर आएगी, कंटिन्यू मैन्योरिंग करते रहते हैं तो वहां पर कौन सा डायग्नोस्टिक ओरिजिन बनता है, प्लेजन। और जहां पर गहरा कलर देखने को मिलेगा, डार्क कलर देखने को मिलेगा, वहां पर कौन सा ओरिजिन होगा, मेलेनिक होगा। एंथ्रोपिक का मतलब है जहां पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि जहां पर कंटिन्यूअसली फार्मिंग होती रहेगी वहां पर आपको कौन सा ओरिजिन देखने को मिलेगा, एंथ्रोपिक। कौन सा, कंटिन्यूअस फार्मिंग, कंटिन्यूअस फार्मिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट्टे लगा लेना। डायग्नोस्टिक ओरिजिन का पार्ट मैंने आपको करवा दिया। जहां पर बेस सैचुरेशन 50 से ज्यादा वो मौलिक है। जहां अम्रिक किसे बोलेंगे, जहां बेस सैचुरेशन 50 से कम। ऑक्रिक जहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है 1% से कम। हिस्टिक जहां पर आपका 20 से 30% ऑर्गेनिक मैटर। फॉलिस्टिक जहां पर ऑर्गेनिक मैटर आपका 8 से 16। और ग्रेसिक यानी कि जहां पर यानी कि सैंड है। और प्लेजन जहां पर कंटिन्यू हम लोग मैन्योरिंग करते रहते हैं। और मेलेनिक यानी कि जहां पर डार्क कलर है। एंथ्रोपिक यानी कि जहां पर कंटिन्यूअस फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल सरफेस सॉइल लिक्विड गैसेस फेज एग्जिट इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यानी कि एक आदर्श यानी कि प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का क्या कंपोजिशन रहता है। ये कहता है सॉलिड 50%, लिक्विड 25% और गैस 25% होता है। सॉलिड 25, लिक्विड 50, गैस 25 होता है। सॉलिड 25, लिक्विड 25 और गैस 50 होता है। सॉलिड 70, लिक्विड 15 और गैसियस कंपोजिशन आपका 15%। बताओ फटाफट से राइट आंसर बता दो, इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करोगे। देखिएगा, एक आदर्श तही मृदा के अंदर ठोस, तरल और गैसीय अवस्था आपसे पूछी थी, सॉरी वॉइस नहीं आया होगा, अभी देख लीजिएगा। देखो सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर बात करें हम लोग ये कंपोजिशन पढ़ते हैं एक आइडियल सॉइल के अंदर, जहां पर हमारे पास 45% क्या होता है, मिनरल होता है। 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। 25% आपका वाटर और एयर होता है। ये कंडीशन टू कंडीशन टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए हमने जिग जिग यानी कि लाइन से दिखाया। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ए नंबर। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर। यहां पर कोई था ही नहीं तीन ऑप्शन के अंदर, सॉलिड का 50% का कॉम्बिनेशन है ना।
वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये पोर पानी से भर जाएंगे, यहाँ पर ये अपने आप कम हो जाएगी। मैक्रो और माइक्रो पोर फिल्ड विद वाटर इन केस ऑफ वाटर लॉगिंग कंडीशन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन आइडियल सॉइल का पूछा है इसलिए 25-25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म रंध्र द डायमीटर ऑफ द फाइन सॉइल पोर्स। सूक्ष्म रंध्र मृदा रंध्र का औसत व्यास क्या होता है, 2 से 20 माइक्रोन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यानी कि 50 माइक्रोन होता है, ये कहता है 20 से 200 माइक्रोन होता है, ये कहता है 200 माइक्रोन से ज्यादा। एवरेज डायमीटर सॉइल पोर्स का कितना रहता है, बताइए। एवरेज डायमीटर जो है वो सॉइल का कितना रहेगा, बताओ। देखो अगर हम लोग डायमीटर ऑफ सॉइल पोर्स की बात करेंगे तो राइट आंसर रहेगा 50 माइक्रोन से जो कम साइज होता है वो आपका इसके अंदर आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन एवरेज सॉइल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो भाई ये हमें कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट दिए गए हैं, पोषक तत्व दिए गए हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट पौधे के पोषक तत्व दिए गए, ठीक। ये उनके निष्कर्षण के लिए अभिकर्मक दिए गए हैं कि अगर हमें उनको सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करना होता है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको बताना है पोटेशियम यानी कि को अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे। फॉस्फोरस को अगर हम लोग यानी कि अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए कौन सा अभिकर्मक काम मिलेंगे। जिंक को अगर एक्सट्रेट करना है तो कौन सा अभिकर्मक काम मिलेंगे। मॉलिब्डेनम को अगर हमें लेना है तो कौन सा अभिकर्मक काम आएगा, और सल्फर को अगर हमें लेना है तो कौन सा अभिकर्मक जो काम में आएगा। बताइए, ये प्लांट न्यूट्रिएंट की लिस्ट है और ये रिएजेंट एक्सट्रैक्शन के लिए दिया गया, बताओ। हो गया आंसर, बढ़े आगे। देखो भाई अगर हमें पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं, याद ही कर लेना, ये रट्टे लगा लेना, फिर हम लोग मैच कर लेंगे। इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं अमोनियम एसीटेट। क्या काम में लेते हैं, अमोनियम एसीटेट जो है वो पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। फोस्फोरस को अगर हमें करना होता है तो उसके लिए हम लोग लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या काम में लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट फोस्फोरस के लिए काम में लेते हैं। जिंक के लिए हम लोग डीटीपीए ही या काम में लेंगे। मॉलिब्डेनम की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो उसके लिए अमोनियम ऑक्सिलेट काम में लेंगे। क्या लेंगे, अमोनियम ऑक्सिलेट जो है उसको हम लोग काम में लेंगे, अमोनियम ऑक्सिलेट, अमोनियम ऑक्सिलेट। और अगर हम लोग बात करें यानी कि सल्फर की तो उसके लिए काम में लिया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर पोटेशियम के लिए अमोनियम एस्टेट, अमोनियम एस्टेट बी नंबर ऑप्शन है। फॉस्फोरस के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट ए नंबर ऑप्शन है। जिंक के लिए डीडीपीए ये रहा, मॉलिब्डेनम अमोनियम ऑक्सिलेट ये रहा, और सल्फर ये रहा। राइट आंसर बी ए, बी ए, बी ए, बी ए, बी ए। ये अभिकर्मक कौन कौन से अभिकर्मक जो है वो हम लोग काम में लेते हैं मृदा के अंदर से अगर हमें न्यूट्रिएंट को निकालना हो तो कौन कौन से रिएजेंट जो है उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो मृदा खनिज यहां आपको दिया गया है, जैसे गिब्बेसाइट है, इसके अलावा आप लोगों को फेल्डस्पार दिया गया है, फेल्डस्पार, इसके अलावा माइका है, इसके अलावा जियोथाइट है, जियोथाइट है, इसके अलावा सरपेंटाइन है, सरपेंटाइन है। ये मिनरल मृदा खनिज दिए गए हैं।
इनकी रासायनिक संरचना कैसी है? ये कहता है आयरन एल्यूमिनियम के सिलिकेट कौन से होते हैं? हाइड्रस आयरन ऑक्साइड के सिलिकेट, सॉरी आयरन ऑक्साइड किसमें होता है? हाइड्रस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड कौन होते हैं? इसके अलावा एल्यूमिनियम एल्यूमिनो सिलिकेट किसके अंदर होता है? हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट जो है वो किसके अंदर होता है? ये आपको बताना है। बताओ, फटाफट से बता देंगे। राइट आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा? बताइए। इजी तो नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है, बट बताइए, ट्राई कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए, राइट आंसर की बात करते हैं तो गिब्बेसाइट जो होता है, गिब्बेसाइट हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं। राइट आंसर सी है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। फेल्डस्पार जो होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। वो कैसा होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट। और माइका की अगर हम लोग बात करें तो वो हाइड्रोक्स यानी कि हाइड्रस आयरन ऑक्साइड होते हैं, है ना, हाइड्रस आयरन ऑक्साइड होते हैं। और जियोथाइट की अगर हम लोग बात करें तो जियोथाइट जो, सॉरी, माइका की अगर हम लोग बात करें तो वो आयरन एल्यूमिनियम के सिलिकेट किसके सिलिकेट होंगे? आयरन एल्यूमिनियम सिलिकेट। और जियोथाइट हाइड्रस आयरन सिलिकेट होगी। और सरपेंटाइन जो हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होगी। राइट आंसर बनेगा CDAB। ठीक है। देखो, मिनरल की अगर हम लोग बात करें तो मिनरल क्या होते हैं? यानी कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मिनरल क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नेचर होते हैं, होमोजीनस होते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यानी कि इनका डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। ओरिजिन बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप आते हैं, एक तो प्राइमरी मिनरल्स और एक होता है डियर स्टूडेंट सेकेंडरी मिनरल्स। ये टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो प्राइमरी मिनरल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, है ना? जैसे क्वार्टज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, माइका हो गया। माइका के अंदर क्या होता है? पोटेशियम माइका हो गया, मैग्नीशियम माइका हो गया, जिसे व्हाइट माइका बोलते हैं, ब्लैक माइका बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहां पर फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट आपको दिए गए हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन से फर्टिलाइजर के अंदर कितना नाइट्रोजन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। यहां पर दिया गया है यानी कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भाई आपके पास कैन, कैल्शियम और DAP। बताओ, ये तो बता दोगे, DAP वगैरह का पता ही है भाई। यहाँ से ही क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। 2-4 का, 2-3 का पता होगा, इतने में बात बन जाएगी। बताओ राइट आंसर। ये कुछ हमें अमोनियम के यानी कि फर्टिलाइजर दिए गए हैं अमोनियम ग्रुप के, है ना। इसके अंदर आपसे पूछा गया है किसके अंदर जो है वो कितने कितने % के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट देखने को मिलता है। देखो, राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट तो अमोनियम सल्फेट के अंदर 20 से 21% होता है। एग्जैक्ट बात करेंगे अमोनियम सल्फेट के अंदर तो वो आपका 20.5% होता है। कितना होता है? 20.5%। 20.5%। एक चीज और याद रख लेना, यहाँ सल्फर कंटेंट भी आपको दिया गया है। तो सल्फर कंटेंट इसके अंदर अमोनियम सल्फेट के अंदर कितना होता है? 24% के लगभग आप लोगों को इसके अंदर सल्फर की मात्रा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अमोनियम क्लोराइड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 24 से 26% है। एग्जैक्ट आपसे पूछ ले अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है तो 25%। 24, 26, 50 और कितना हो जाएगा? 25%, तब भी ठीक रहेगा।
एनहाइड्रस अमोनिया। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो किसमें होता है, एनहाइड्रस अमोनिया में 82%। और सॉलिड फर्टिलाइजर के अंदर बात करें तो वो यूरिया में होता है, यानी कि 40%। कितना होता है, 40%। और लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, 82% एनहाइड्रस अमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर है। कैन जो है ये कैसा है, नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर है, अमोनिकल ग्रुप का फर्टिलाइजर है। और इसके अंदर कैन के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो कितना होता है, 26% होता है। एक इसके अलावा डीएपी दिया है, डीएपी आपको बताई है डाई अमोनियम फास्फेट, और डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी के अंदर कितना होता है, यानी कि 18% आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 18%। एक आप लोग याद रखना चाहो तो यानी कि नाइट्रेट ग्रुप वाले फर्टिलाइजर भी याद रख लेना। नाइट्रेट वाले नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, पहले तो आपके पास कौन सा आता है, जैसे अपन बात करें तो सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 जिसे अपन कहते हैं। तो NaNO3 के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट की बात करेंगे तो वो नाइट्रोजन कंटेंट इसके अंदर कितना होता है, लगभग 16% देखने को मिलता है। उसके बाद में हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर अगर हम लोग नाइट्रोजन कंटेंट की बात करें तो वो लगभग आपको कितना देखने को मिलता है, 15.5% देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर आता है पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा आता है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर बात करें तो लगभग 13% के लगभग आप लोगों को नाइट्रोजन कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये तीन फर्टिलाइजर आप लोग याद रख लेना, जो आपके किसके कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, नाइट्रेट ग्रुप से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, बिलोंग करते हैं, है ना, 13%। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना नाइट्रेट। और अमोनिया ग्रुप वाले मैंने बताई दिए, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस अमोनिया है। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट क्लोराइड, एक अमोनियम फॉस्फेट होता है, यहां लिखा नहीं है, एक चौथा लिख लेना अमोनियम ग्रुप वाला, अमोनियम है फॉस्फेट, अमोनियम है फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 20% नाइट्रोजन देख रहे हैं। कितना परसेंट नाइट्रोजन, तो अमोनियम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है 20% और फॉस्फोरस में कितना देखने को मिलता है, 20%। ये चारों के चारों, तीन तो ये और चौथा ये चारों के चारों अमोनियम ग्रुप के हैं, ये नाइट्रेट ग्रुप का है। और कैन जो है वो नाइट्रेट और अमोनिया दोनों ग्रुप से बिलोंग करता है। और अब एक याद रख लेना, एमाइड ग्रुप, चौथा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का जो ग्रुप होता है वो अमाइड ग्रुप होता है। अमाइड ग्रुप के अंदर एक तो आपके पास यूरिया आता है, जो ही ज्यादातर आपसे आपसे पूछा जाता है, यानी कि 46% के लगभग। एक आपका कैल्शियम साइनेमाइड भी होता है, जिसे CaCN2 भी हम लोग बोल देते हैं, CaCN2 भी बोल देते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट लगभग 21% आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप के हैं, ये एमाइड ग्रुप के हैं, ये नाइट्रेट ग्रुप के हैं, ये अमोनिकल ग्रुप के हैं। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अमोनिकल नाइट्रेट ग्रुप का है। क्रिस्टल क्लियर है, तो राइट आंसर इसका रहेगा वो ABCDE रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बता दो, प्लांट न्यूट्रिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको दिए गए हैं, कमी के लक्षण दिए गए हैं, यहां पर पोषक तत्व आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे के अंदर किस तरीके की समस्या होती है। अब देखो, जैसे इसने बताया हमें इवोरी वाइट ऑफ पेडी, तो इवोरी वाइट ऑफ पेडी किसके कारण होता है, मक्का के अंदर व्हाइट बड की समस्या किसके कारण होती है, मक्का में व्हाइट बड। मार स्पॉट बीन्स के अंदर किसके कारण होता है, वी शेप की क्लोरोसिस अगर सीरियल में देखने को मिले तो किसके कारण है, और निचली पत्तियों के ऊपर यानी इंटरवाइनल क्लोरोसिस है तो वो किसके कारण देखने को मिलेगी। बताओ, प्लांट न्यूट्रिएंट से संबंधित क्वेश्चन, एफिशिएंसी से बता दो। चलिए राइट आंसर की ओर बढ़े।
राइट आंसर जो इसका रहेगा डियर स्टूडेंट, यानी कि इवोरी वाइट की अगर हम लोग बात करें तो इवोरी वाइट जो है वो आपका किसके कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण, आयरन के कारण। व्हाइट बड मक्का के अंदर ये जिंक की कमी के कारण देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें मार्स स्पोर्ट्स बीन के अंदर बात करें तो ये आपका मैग्नीज की कमी के कारण देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे वी शेप की क्लोरोसिस, तो वी शेप की क्लोरोसिस आयरन के कारण देखने को मिलती है। और इंटरवाइनल क्लोरोसिस की बात करें तो ये मैग्नीशियम के कारण देखने को मिलेगी। राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा, पहले का आयरन डी है, डी वाले दो हैं भाई, डी वाले दो हैं, तो दूसरों में डी सी है, तीसरे में मार्स स्पोर्ट मैग्नीज ए आएगा, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर बन जाएगा बी नंबर ऑप्शन, है ना। तो ये डिफरेंस यानी कि अलग अलग जो आपके क्या दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट और उनकी कमी के लक्षण आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको फर्टिलाइजर दिया गया है, उर्वरक दिए गए और उनमें उपस्थित P2O5 कंटेंट दिए गए, फास्फोटिक फर्टिलाइजर दिए गए हैं। फास्फोटिक फर्टिलाइजर आपके मेनली जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, दूसरे सिट्रिक एसिड सोल्यूबल होते हैं। कौन से, वाटर सोल्यूबल, सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, और तीसरे होते हैं दोनों के अंदर घुलने वाले। 3 टाइप होते हैं, एक तो जल में घुलनशील, एक सिट्रिक एसिड में घुलनशील, और एक वाटर प्लस सिट्रिक एसिड दोनों में घुलनशील। 3 तरीके के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हमारे पास होते हैं। इन्होंने पूछा है हमसे कि ये जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर दिए गए हैं इनके अंदर आपको यानी कि कौन कौन से, यानी कि किस फर्टिलाइजर में कितना कितना पोटेशियम फॉस्फोरस कंटेंट, बताओ। देखो रॉक फॉस्फेट का अगर नेचर बात करूं तो वाटर प्लस सिट्रिक एसिड दोनों में घुलनशील है, जल में भी घुलनशील है और सिट्रिक एसिड इसमें भी घुलनशील है। इसके अलावा हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट्स बेसिक स्लैग्स की, तो बेसिक स्लैग्स जो है वो अकेला सिट्रिक अम्ल में ही घुलने वाला, अकेला किस में है, सिट्रिक अम्ल में घुलने वाला। अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों के तीनों वाटर सोल्यूबल है, ये तीनों के तीनों जल में घुलनशील है। 3 तरीके के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं डियर स्टूडेंट, एक तो जल में घुलनशील, दूसरा सिट्रिक अम्ल में घुलनशील और तीसरा होता है वाटर प्लस सिट्रिक एसिड दोनों के अंदर घुलनशील। अब देखो राइट आंसर की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट के अंदर फर्टिलाइजर के अंदर आपसे पूछा गया P2O5 कंटेंट, तो P2O5 कंटेंट आपका हो जाएगा 20 से लेकर के 40%। कितना हो जाएगा, 20 से 30 का तो ऑप्शन नहीं है, 20 से 40 का ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा पहले में बी, ठीक है। उसके अलावा आपको दिया गया है बेसिक स्लैग के अंदर आपका कितना हो जाएगा भाई, बेसिक स्लैग के अंदर आप लोगों का कितना हो जाएगा 14 से 18%, जिसे थॉम्स बोल देते हैं, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, बेसिक स्लैग्स को थॉम्स बोल देते हैं, 14 से 18%। एसएसपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसएसपी में 16% होता है। डीसीपी की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो उसमें 34 से 39%, ठीक है। और डीएपी के अंदर अगर आपसे पूछेगा P2O5 कंटेंट तो आप लोग आंसर कर देंगे, यानी कि कितना, 16%। कितना, सॉरी फॉस्फेटिक कंटेंट पूछा है, 16 तो नाइट्रोजन होता है, 46 होगा ना, कितना होगा फॉस्फेट, P2O5 कंटेंट ही पूछा है, P2O5 तो 46 होगा ना। डी ए सॉरी बी, पहले का बी नंबर हो जाएगा, फिर ए नंबर हो जाएगा, एसएसपी में 16 होता है, ई नंबर हो जाएगा, डीएपी में फास्फोरस 46% होता है, डी नंबर होगा, डीएपी में डी नंबर होगा। और इसमें आप लोग कर लेंगे डीसीपी, डीसीपी के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे यानी कि डीएसपी के अंदर ये तो दिया नहीं हुआ, इसको आप लोग कर लेना, फिर एसएसपी का दिया हुआ है 16%, गड़बड़ हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आप लोग सीधा याद रखें रॉक फॉस्फेट के अंदर यानी कि जो कंटेंट है वो आपका कितना है लिए, यानी कि डियर स्टूडेंट 20 से 40%। बेसिक स्लैग के अंदर 14 से कितना आ जाएगा, 18% आ जाएगा। एसएसपी के अंदर अगर हम लोग बात करें फॉस्फोरस कंटेंट 16 आ जाएगा। डीसीपी की अगर हम लोग बात करें
सॉरी DAP DCP DSP लिखना था, DSP है ना। DSP में आप लोगों का 32% और DAP के अंदर लगभग 46%। तो ये याद रख लेना, कोड मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का सेशन सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हम बहुत लंबा तो नहीं कर सके सेशन को, क्योंकि मुझे कुछ काम है आज थोड़ा सा, तो बाकी का हम लोग आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे सॉइल साइंस को। अगर सेशन अच्छा लगा है, आप लोगों को लग रहा है कि वास्तव में सर जो हमें पढ़ा रहे हैं या करवा रहे हैं वो सेशन हमारे लिए फायदेमंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें डियर स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, ज़्यादा फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।